अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना आबिद और आप मुझे देख रहे हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर। प्रोग्राम टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए ज़िंदगी बेहतरीन है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमैया शब्बीर, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बहुत अच्छे से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जी डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू आमना। डॉक्टर साहिबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़ासा सेंसिटिव है पेशेंट्स के लिए, मतलब कि डायबिटिक फुट क्या है, इसकी कैसे इसकी हिफाजत की जाए, कैसे इसको ठीक रखा जाए। और जो मुझे ख्याल आ रहा था वो ये कि आखिर डायबिटीज़ में फुट की इतनी अहमियत क्यों है। और मैंने फुट केयर के हाथों, मतलब जो पेशेंट्स नहीं करते, इवन उनकी डेथ होती देखी है कि जो अपने पाँव का ख्याल नहीं रखते वो इस हद तक आगे चला जाता है। तो हमारे नाजरीन को बताएं इसके मुतालिक कि ये है क्या और इसको कैसे हम करें। आमना, डायबिटीज़ में फ़ुट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म में खून पंप करने का निज़ाम दिल है। दिल से जो जिस्म के हिस्से दूर हैं वहाँ पर खून की सप्लाई अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली पहुँचना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि खून की सप्लाई मोस्ट डिस्टल एरियाज़, जो बहुत दूर के एरियाज़ हैं, जिस तरह हाथ हैं, पाँव हैं, इन एरियाज़ में खून की सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से ख़ास तौर पर पाँव में ज़ख़म बनना और कट्स लगना और पाँव में अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं और उसकी फिर आगे से कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। इस वजह से पाँव की अहमियत डायबिटीज़ में उतनी ही है जिस तरह हर इंसान के लिए उसके चेहरे की अहमियत होती है। जिस तरह इंसान अपने चेहरे का ख्याल रखता है, इस तरह उसको अपने पाँव का ख्याल रखना होता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये हो जाता है? क्या पेशेंट्स केयर नहीं करते, या क्या वजह है कि डायबिटीज़ की, मतलब ये फुट की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं? और अगर कोई पेशेंट देख ले तो वो फिर उसको क्यों नहीं उसको कर पाते ना। डायबिटीज़ में इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, पहला तो हमारा मसला सारा कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक फुट का हो जाना, यानी कि फुट पर कोई भी छाले बन जाना या ज़ख़म बन जाना, ये डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है। और कॉम्प्लिकेशंस आमना आपको पता है तब शुरू होती हैं जब शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाए। तो जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, लंबे अरसे से कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं है, उसके क्या होता है कि खून की नालियाँ जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। यानी कि हमारे जो खून की नालियाँ हैं, जो हमारे डिस्टल एरियाज़ को, बहुत दूर के एरिया, दिल से दूर के एरियाज़ को खून सप्लाई करती हैं, उन नालियों की दीवारें जो हैं वो हाई ब्लड शुगर की वजह से ख़राब हो जाती हैं और उन दीवारों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से उन नालियों की में तंगी आना शुरू हो जाती है। जब नालियों में तंगी आती है तो खून का बहाव कम हो जाता है और पाँव के में खून का बहाव कम होने की वजह से वहाँ पर पाँव में दर्द होना शुरू हो जाती है मरीज़ों को, और वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क आना शुरू हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, जब जहाँ पर खून की सप्लाई कम होगी वहाँ पर मुदाफ़ियाती निज़ाम, हमारा जिस्म का जो नेचुरल है वो नहीं पहुँच पाएगा और पेशेंट को वहाँ पर कोई कट लगे, कोई ज़ख़म लगे, उसकी हीलिंग में भी डिले आना शुरू हो जाएगा, देर से हील होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम है। एक रीज़न तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, जो कि खून की नालियों की ख़राबी की वजह से होती है। दूसरी वजह जो है वो एसाबी निज़ाम की ख़राबी की वजह से होती है। हमारी जो हाई ब्लड शुगर है वो हमारा जो एसाबी निज़ाम है, जो हमारे पाँव को नसें जो है वो सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से हमें चलते हुए पता चलता है, हमें अपने टच सेंसेशंस पता चलती हैं, गर्मी सर्दी का पता चलता है, और जिससे हमें एहसास होता है हमारे पाँव में कोई चीज़ किसी ने टच किया है। वो सारी एसाबी निज़ाम ये काम करता है। तो एसाबी निज़ाम की ख़राबी की वजह से मरीज़ को अलामात आना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से मरीज़ को वहाँ पर कट लग जाए उसका पता नहीं चलेगा, सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो वजूहात हैं, खून की सप्लाई कम हो जाना और एसाबी निज़ाम मुतासर होना। इन दोनों वजूहात के मिलाकर वहाँ पर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और कट्स लगना शुरू हो जाते हैं, छाले बनना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आगे हम बात करेंगे कि इसमें गैंग्रीन भी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि ऐसा क्या किया जाए कि पेशेंट को ये हो ही ना, मतलब इस कॉम्प्लिकेशन में वो ना सफ़र करे। मतलब ऐसी कौन सी इब्तदाई अलामात हैं जो आ जाती हैं, सिम्टम्स कुछ ऐसी बताएं कि उनको हो कि अभी से हम इसको मैनेज करें ताकि उधर तक ना पहुँचे, डायबिटिक फुट हो ही ना।
मतलब कुछ ऐसी प्रिवेंशंस भी तो होंगी ना, कुछ ऐसी सिम्टम्स होंगी, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, आपको पहले से ही फील होता होगा कि नहीं इसको अभी से बताना चाहिए, तो वो क्या ऐसी इब्तिदाई अलामात हैं जो आप लोग फील करते हैं और अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई आपके अब ये मामला आते हैं तो इसको आप ऐसे देखें? जी, इब्तदाई अलामात में मरीज़ को एक तो पेन हो अगर तो खून की सप्लाई कम हो रही है, वजह जो है वो खून की सप्लाई, मेजर वजह जो है वो खून की सप्लाई कम होना है, तो मरीज़ को पेन होगी। वहाँ पर जो है वो पेशेंट का जो है वो पाँव का एरिया कोल्ड हो सकता है, मरीज़ को, हाँ, सुन्न हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। और अगर नर्व एसाबी निज़ाम मुतासर होने की वजह से है तो मरीज़ को पाँव का सुन्न हो जाना, च्यूंटियों का चलना, मरीज़ के जो है वो एहसासात वहाँ पर कम हो जाते हैं, टच का पता नहीं चलता, चलते हुए पाँव से जूते का उतर जाना, उसका मरीज़ को पता नहीं चलता। कोई नोकीली चीज़ जो है उस पर पाँव आ जाए, उसका मरीज़ का एहसास ना होना, और अननोटिस्ड कट्स लग जाना, मरीज़ को उसका पता ही ना चलना, या पाँव पर सुर्खी आ जाना, सोजिश का आ जाना, या कोई छाला बन जाना, उसका मरीज़ को पता ना चलना। और पाँव पर अक्सर जो है वो लाल रंग की वो धारियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, यानी रंगत में तब्दीली। अगर जिल्द की किसी भी किस्म की रंगत में तब्दीली आ जाए, या सुन्न होने की वजह से वहाँ पर कोई अननोटिस्ड कट्स लग जाएं, तो इन अलामात जब भी ये डेवलप हों तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसमें मरीज़ की एहतियाती तदाबीर तो काफ़ी सारी हैं। मरीज़ जो है ना वो उसको इन चीज़ों को रेगुलरली नोटिस करना चाहिए। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को ज़ख़म हो जाता है, पाँव में कोई ऐसा छाला बन गया, ऐसा ज़ख़म हो गया, तो क्या उसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है कि हाँ, मुकम्मल तौर पे वो क्योर हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल मुकम्मल इलाज मुमकिन है, अनलेस तब तक इलाज मुमकिन है जब तक कि वो एरिया जो है वो डेड ना हो जाए, वहाँ पर जो टिश्यू है, गोश्त है, स्किन है, वो डेड ना हो जाए। इसको हम गैंग्रीन कहते हैं अपने अल्फाज में। अगर जब तक मुर्दा टिश्यू डेवलप ना हो जाए तब तक उसका इलाज मुमकिन है। अगर डेवलप हो जाए तो उसके बाद हमारे पास, हम उनको सर्जरी वालों के पास भेज देते हैं, वो फिर उस टिश्यू को जो है वो काटना पड़ता है। अगर कोई टो है, पाँव की छोटी उंगली है, या अंगूठा है, या जो भी हिस्सा मुर्दा हो गया है, उसको फिर काटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसको काटेंगे नहीं तो वो फिर इन्फेक्शन बाकी जिस्म में फैलने का रिस्क होता है। आपके ये काटने से याद आ गया, मेरी एक फ्रेंड थी, अब उसकी डेथ हो चुकी है, यही टाइप 1 डायबिटिक थी, तो उसके भी पाँव से ही स्टार्ट हुआ था काम, काफ़ी अर्सा पहले की, 30 इयर्स बिफोर बात है, कि उसके फिर पाँव का ज़ख़म उसकी डेथ का बायस बना। उसने बल्कि बताया भी कि मुझे लेटर लिखा, उस ज़माने में लेटर लिखे जाते थे कि आमना अब जो मैं बाई पार्ट्स अल्लाह की तरफ जा रही हूँ, मतलब अब तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बहुत जदीद हैं और बहुत अच्छे इलाज हैं, तो हमारे यामना, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन इसीलिए हम ये प्रोग्राम्स भी करते हैं और अपने संडे को सेशन में भी पेशेंट्स को बुलाते हैं और पेशेंट की एजुकेशन भी करते हैं कि इन चीज़ों के लिए, अगर कोई आपको अल्सर डेवलप हो जाए, या पाँव की क्या अहमियत है, पाँव का रेगुलर मुआयना कितना ज़रूरी है, आप अल्सर को उस स्टेज तक पहुँचने ही ना दें कि आपका पाँव काटना पड़े, आपके कुछ एज़ा मुर्दा होने की वजह से उसको काटने की ज़रूरत पेश आए। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि इससे ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना ये बहुत आखिरी स्टेज होती है, जिसमें बहुत सारी जो है वो नेग्लिजेंस, अपने आप को इग्नोर कर देना, डॉक्टर के पास रेगुलरली ना जाना, अपना शुगर की का अच्छा कंट्रोल ना होना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। वो आखिरी स्टेज है, लेकिन हमारे पास अब बहुत सारी रिसर्च और बहुत कुछ डायबिटीज़ पे काम हो रहा है, और हम लोग डॉक्टर्स भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम मरीज़ को की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बना सकें। अगर खुदा न खास्ता कोई एम्पुटेशन हो जाती है, कोई एज़ा उस काटना पड़ जाता है, तो उसके बाद भी मरीज़ की ज़िंदगी हम बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहती हैं। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि पेशेंट्स को जैसे जो आपके पास आते हैं, आप पहले से उन्हें बताएं कि अपने पाँव का मसाज करवाएं या ऐसे जूते इस्तेमाल करें, कोई इस टाइप की आप प्रिकॉशंस भी देते होंगे ना जी, पेशेंट्स को, ताकि वो ज़ख़म ना हो या वो ऐसी वो कोई? जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर जो है वो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी के लिए हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हैं। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप मरीज़ को चाहिए कि वो अपने पाँव का रोज़ाना मुआयना करें।
अपने पाँव को हर दिन में कम से कम एक दफ़ा अपने पाँव को अच्छे तरीके से चेक करें, उंगलियों के दरमियान देखें, कट्स के लिए देखें, कोई बॉयल बन गया है, कोई छाला बन गया है उसके लिए देखें, कोई सख्त टिश्यू डेवलप हो रहा है उसके लिए देखें। और डेली अगर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो बहुत मोटापा होने की वजह से या पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से अच्छे तरीके से अपने पाँव का मुआयना नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में किसी और को आप कह सकते हैं कि मेरे पाँव को अच्छे तरीके से देखो, कहीं कोई कट तो नहीं लगा हुआ, कोई ज़ख़म तो नहीं बना हुआ। तो रोज़ाना एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूरी है। दूसरा ये कि अपने पाँव को रोज़ाना आप धोएं, साफ़ रखें, रोज़ाना पाँव को वॉश करें और वॉश करने के बाद मरीज़ को अपने पाँव को खुश्क करना ज़रूरी है। खुश्क करने के अगर आप उसको गीला ही रखेंगे और अपनी सॉक्स पहन लेते हैं तो वहाँ पर फंगस लगने की का रिस्क होता है। उंगलियों के दरमियान ख़ास तौर पर हमारे पास बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो डायबिटिक होते हैं और उनकी उंगलियों के दरमियान फंगस लगी होती है, तो उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। या आप पाँव जैसे ही आप धोएं उसके बाद आप उसको टॉवल से, साफ़ टॉवल से, तौलिए से अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लें, या जो है वो साफ़ खुश्क कपड़े से आप उसको साफ़ कर लें। टिश्यू पेपर से इस्तेमाल करें क्योंकि उसके जो पीसेस हैं वो टूट के जो है वो रह जाएं तो उसकी वजह से अगर कोई कट है वहाँ पर तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो एक तो साफ़ रखना और खुश्क करना ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आप अपने पाँव पे सॉक्स, जुराबें, वो ढीली ढाली जुराबें पहने, टाइट जुराबें भी नहीं पहननी। उससे क्या होता है, पहले ही खून का बहाव जो है वो पाँव की तरफ कम होता है डायबिटिक्स में, तो अगर आप टाइट जुराबें पहनेंगे तो उससे खून का बहाव और कम होने का रिस्क होता है। तो खुली जुराबें पहने, लूज़ पहने और साफ़ सुथरी पहने, और जुराबें पहने रखें ऑल टाइम। यही रिकमेंडेशन है कि आप हर वक्त पहने रखें। और जूते जो है ना, जूतों का ख़ास तौर पर इसमें बहुत मरीज़ की एजुकेशन में हमारी सिग्निफिकेंस है। जूते जो है ना वो ख़ास तौर पर मरीज़ को पहनने चाहिए कि जो खुले हों और अब तो डायबिटिक फुट भी हाँ जी, बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है। डायबिटिक शूज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हुए हैं और वो ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए जाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। और उसमें क्या होता है कि आप वो जॉगर स्टाइल में भी होते हैं और भी डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, उसमें जो आपके आगे टोज़ हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए वो कुशादा होते हैं। वो शायद इसी वजह से, क्योंकि ज्यादातर टोज पे ही जख्म होते हैं ना जी, अंगूठा जख्मी हो जाएगा या साथ वाली उंगली हो जाएगी, तो उनकी फॉर्मेशन ऐसे है। हाँ, और वो आगे से थोड़े से वो होते हैं, ब्रॉड होते हैं, कुशादा होते हैं, और अंदर से ना सिलाइयाँ यूजली नहीं होती, ताकि सिलाइयाँ होंगी तो उससे भी कोई रगड़ लगेगी, फ्रिक्शन होगी, तो सॉफ्ट होते हैं, अंदर से नरम होते हैं, और उनका सोल जो है ना वो भी सॉफ्ट होता है। और अगर जॉगर्स हैं, जॉगर स्टाइल में हैं, तो ऊपर जो लेसेस होती हैं वो भी जो है वो टाइट करने वाली नहीं होती, लूज़ होती हैं। तो ये इसके ख़ास डिज़ाइंड शूज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जाके कहें कि मुझे शुगर है, मुझे शुगर वाले जूते चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वो दे देते हैं। अच्छा, इसका भी कोई लॉजिक है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो कहते हैं वाइट कलर की सॉक्स पहने डायबिटिक्स को। वाइट कलर की सॉक्स की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई कट लगा हुआ है, पेशेंट को उसका पता नहीं चला, उसमें से कोई खून निकला है, पस निकली है, तो वो वाइट पे नुमायाँ हो जाएगी, मरीज़ को पता चल जाएगा। तो इसलिए चूँकि इसमें सेंसेशंस, इसाबी निज़ाम, नसें ख़राब हुई होती हैं और मरीज़ को सेंसेशंस महसूस ही नहीं होती, कट्स का पता ही नहीं चलता और ज़ख़म का भी पता नहीं चलता, तो सफ़ेद जुराबों पर कोई स्टेन लग जाएगा तो मरीज़ को पता चल जाएगा, ये बात। उसके अलावा जो है वो और हम इसमें मरीज़ को एक्सरसाइजेस करने के लिए हम कहते हैं कि पाँव जो है ना वो आप अपना जो है ना वो ऊपर नीचे पाँव को अगर आप बैठे हुए हैं लेट्स सपोज घर में, तो आप अपने पाँव को हिलाते रहें, उसकी हरकत रखें। उससे क्या होगा कि खून का बहाव जो है ना वो बेहतर होता रहेगा। इसके अलावा जो है वो सख्त वो कैलिसेस बन जाते हैं जोड़ों पर, आपके पाँव की एड़ियों पर, नीचे जो है वो पाँव के निचले हिस्से पर, तो उसमें अक्सर मरीज़ मैंने क्या देखा है वो क्या करते हैं, घर में जो शेवर होता है ना उससे उसको शेव कर देते हैं। ये बिल्कुल इससे इज्तनाब करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इससे इन्फेक्शन का रिस्क होता है। अगर उन्होंने एक तो ब्लेड इस्तेमाल किया है, उससे जो है वो अगर किसी और ने इस्तेमाल किया हुआ है तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क होगा। दूसरा, अगर वो ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं तो भी अगर जो है वो उसको ज़्यादा शेव कर दिया तो वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क होगा, और एक दफ़ा इन्फेक्शन होगी और अगर शुगर कंट्रोल ना हुई तो वहाँ पर अल्सर बन जाएगा और फिर वो अल्सर की हीलिंग का इशू आएगा।
और इसमें तो आपको पता है कि डायबिटीज़ में ज़ख़म जल्दी ठीक भी नहीं होते। अगर फुट पे कोई ऐसा ज़ख़म हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए फिर आपको कोई अलग से मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती हाँ है? जी, बिल्कुल। ज़ख़म जो है वो हो जाए तो फिर तो उसमें डिपेंड करता है ज़ख़म की नोयत क्या है। अगर तो छोटा सा कट है या माइनर एब्रेजन है, ज़ख़म है, तो उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और साथ में उसमें ब्लड शुगर पेशेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को उसमें इन्फेक्शन हो गई है, कोई पस पड़ गई है, साथ में मरीज़ को बुखार हो रहा है और कपकपी तारी हो रही है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स मरीज़ को ऐड करते हैं और साथ में ब्लड शुगर टाइटली उसको जो है वो एक्टिवली उसको मैनेज करते हैं ताकि शुगर कंट्रोल के साथ और एंटीबायोटिक्स के साथ उस ज़ख़म की हीलिंग जल्दी हो जाए मेडिकल मैनेजमेंट में। अच्छा, तो पेशेंट्स अपने इसको जो आपने जैसे बताया भी है कि खून के बहाव को बेहतर बना सकते हैं थ्रू मसाज, थ्रू एक्सरसाइज, और जैसे हम बताते भी हैं अपने आप अपने सेशंस में बताती हैं कि वॉक करें और अपने खाने पीने का ख्याल रखें या इंसुलिन को उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब एक लाइफ को डिसिप्लिन कर ले, तो मेरे ख्याल में ये नौबत नहीं आती ना, हाँ जी, डायबिटिक फुट की नौबत नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन अगर आ जाए और फिर उसको मैनेज करना या ये सारा सिलसिला आपके सामने है कि बहुत मुश्किल है, तो इसका कोई मुकम्मल इलाज, कोई जिसको हम कहें कि कंप्लीट इसका ये ट्रीटमेंट है जी? देखिए, ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट ओरिएंटेड और डॉक्टर ओरिएंटेड है, दोनों ने मिलकर इसका इलाज करना है। उसमें तो पहले तो एहतियातें हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ। दूसरा, उसके बाद डॉक्टर साइड पर अगर बात आए तो फिर हमने उसकी नोयत के लिहाज से उसका इलाज करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ख़ास तौर पर इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि फुट में आम तौर पर बॉयल बन जाते हैं, डायबिटिक में छाला बन जाता है। छाले, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो क्लियर छाला होता है, उसके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है, साफ़ पानी होता है, उसको वो जो है वो सुई से या उसको हाथ से जो है ना वो फोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ पर अल्सर बन जाता है। इससे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। जब क्लियर छाला बना हो, आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर क्या करेगा कि उसको गॉज पीस लगाकर आप और साथ में शुगर मैनेज करके उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। 6 हफ्ते के अंदर आम तौर पर वो छाला खुद ब खुद ठीक हो जाता है, जब तक उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। जब तक उसमें क्लियर फ्लूइड है, उसमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है। अगर उसमें कोई पस पड़ना शुरू हो गई है तो उसमें भी आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो उसका कल्चर करवाएगा और उसके बाद उसको आपको एंटीबायोटिक देगा। और आमतौर पर प्रोफाइलैक्टिक पहले से भी एंटीबायोटिक्स शुरू करवा दी जाती हैं। तो मरीज़ का जो काम है वो एहतियातें हैं, अपना पाँव का रेगुलर मुआयना है, और अगर ऐसी कोई कट ऐसा लग जाए जो ठीक ना हो रहा हो, कोई रंगत में तब्दीली आ जाए, सोजश आ जाए, कोई छाला बन जाए, कोई कॉर्न बन जाए, कोई वहाँ पर जिल्द सख्त होना शुरू हो जाए, गोलाई की सूरत में वहाँ पे गिल्टियाँ गांठ सी बनना शुरू हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास ही जाएं। ख़ुद से उस पे जो है वो कोई चीज़ें मत लगाएं जिससे इन्फेक्शन का फर्दर रिस्क हो, और आपकी शुगर भी कंट्रोल करना इसमें ज़रूरी है। तो ये टीम एफर्ट है, इसमें मरीज़ की का ताउन हमें बहुत ज़्यादा दरकार है। हमारी अपने साइड पर तो मेडिकल मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में तो जैसे मैंने बताया, हम एंटीबायोटिक देते हैं और अच्छे तरीके से शुगर का कंट्रोल करते हैं। दूसरा, मैं एक और पेशेंट की साइड पर बात बताना मेरे जहन से निकल गया। उसमें यह कि मरीज़ को स्मोकिंग जो करते हैं पेशेंट्स, ख़ास तौर पर उनकी काउंसलिंग करना ज़रूरी है कि वो अपनी स्मोकिंग कम करते करते उसको ख़त्म कर दें, स्मोकिंग को अवॉइड करें। उसकी वजह यह है कि स्मोकिंग मर्दों में ख़ास तौर पर एक मेजर कॉज है खून की नालियाँ ख़राब होने का। जितनी खून की नालियाँ, अगर स्मोकर भी है पेशेंट और साथ में डायबिटिक भी है, तो 2 रिस्क फैक्टर्स हैं जो खून की नालियों को ख़राब करेंगे। उनमें अल्सर जो है उसकी हीलिंग और ज़्यादा डिले हो जाती है और मुश्किल से ठीक होता है, और डॉक्टर्स को भी टफ़ टाइम मिलता है। तो मरीज़ों को, एक तो जो स्मोकर्स हैं उनकी हम काउंसलिंग करते हैं कि आप अपनी स्मोकिंग कम कर दें। दूसरा, फिर मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट है। अगर हमसे जो है वो एंटीबायोटिक से, ज़ख़म की रेगुलर सफाई से और रेगुलर उसकी जो है वो पट्टियाँ तब्दील करने से, और उसका जो है वो मरीज़ का हम क्या करते हैं, उसके अलावा बूट कास्ट एक मिलती हैं जो कि पाँव को, उस ज़ख़म को फिक्स कर देती हैं, ताकि उसके बहुत ज़्यादा हिलने जुलने से भी उसकी जो है वो हीलिंग इम्पेयर्ड ना हो।
तो उसको हम, वो बूट कास्ट एक ख़ास तौर पर मिलती है, वो एक स्लिंग होती है, वो हम मरीज़ को पाँव में पहना देते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के साथ भी ठीक ना हो तो फिर हम मरीज़ को सर्जन के पास रेफ़र करते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ पर कोई जो है वो डेड टिश्यू है, नेक्रोटिक टिश्यू है, वो उसकी सफाई कर देते हैं। अगर इब्तदाई स्टेजेस पर है तो सफाई करके साथ में अच्छे शुगर के कंट्रोल और एंटीबायोटिक के साथ वो उस ज़ख़म की हीलिंग शुरू हो जाती है। और अगर इससे काम बढ़ गया हुआ है, यानी कि टिश्यू बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, जिस तरह अगर बड़ा पाँव का अंगूठा है या कोई और टो है या आधा पाँव है, पूरा पाँव है, जो हिस्सा आपका गैंग्रीनस हो गया है, गैंग्रीनस का मतलब है कि वो हिस्सा मुर्दार हो चुका है, उसका अब हमारे जिस्म को फ़ायदा तो नहीं है, नुकसान है, नुकसान ज़्यादा है, तो वो सर्जन क्या करते हैं कि उस हिस्से को काट देते हैं। तो वो उसके लिए हम सर्जरी के पास भेजते हैं। लेकिन आज के इस दौर में जब एक डॉक्टर ये बताता है कि काट देते हैं तो लाइक बड़ा बंदा बुरा फील करता है। ये बताना मरीज़ को ज़रूरी है, लेकिन ये आखिरी स्टेज है। इससे पहले मरीज़ बहुत कुछ है जो मरीज़ अपने लेवल पर भी कर सकता है और डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। तो मरीज़ को इसमें घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशंस बताने का मकसद ये होता है कि आप टाइम पे अलर्ट हो जाएं। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपने पाँव का रेगुलर मुआयना शुरू कर दें और रोज़ाना एक दफ़ा अपने पाँव को देखा करें। खुद नहीं देख सकते तो अपने इर्द गिर्द लोगों को कहा करें। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका खुदा न खास्ता कोई हिस्सा इस स्टेज पर आप आ चुके हैं कि आपका कुछ काटना पड़ गया है, तो भी उसके साथ भी आपकी ज़िंदगी सही गुजर सकती है अगर आप उसके बाद भी शुगर को कंट्रोल कर लें और अपने बाकी जिस्म के हिस्सों को बचा लें, तो भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, ये जो डायबिटीज़ है ये एक हार्ट पे इफ़ेक्ट करती है और एक पाँव पे, और जिस्म में कहीं नहीं इफ़ेक्ट करती? नहीं, जिस्म के डायबिटीज़, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसको डायबिटीज़ छोड़ दे। इसमें तो गुर्दे भी सबसे ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो दिल की बीमारियों और गुर्दे के मसले मसाइल के साथ आते हैं। इसके अलावा आँखों को असरअंदाज करती है, फालिज हो जाता है मरीज़ को। इसके अलावा जिस तरह खून की नालियाँ ख़राब होती हैं, ये मैंने अभी ज़िक्र किया, पाँव के मसले मसाइल, नसें ख़राब हो जाती हैं, जोड़ ख़राब हो जाते हैं। नहीं तो डॉक्टर सुमैया, ऐसा क्या किया जाए कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस हों ही ना? ऐसा कुछ तो हल होगा ना कि आज के दौर में इतना लेटेस्ट अब टाइम जा रहा है, इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, तो इन कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएं और एक अच्छी ज़बरदस्त, जैसे कि हमारा टॉपिक भी यही होता है कि टाइप 1 के साथ ज़िंदगी बेहतरीन, तो ज़िंदगी बेहतरीन में फिर इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस तो बड़ी मुश्किल होती हैं। जी जी जी, रूट कॉज जो है ना वो क्या है? हाई ब्लड शुगर। आपने उसको मैनेज करना है। तो मेन चीज़ कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए गुड ब्लड शुगर कंट्रोल है। अगर आप अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल करेंगे, अपने ऊपर तवज्जो देने का नाम, शुगर अगर आपको हो गई है तो अब आपको अपने ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। अब आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते जो आप अगर पहले करते आए हैं। तो बेसिकली ज़ियाबितस जो है वो अपने ऊपर तवज्जो देने का टाइम है। तो अगर आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, अपना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, अपना क्लीन हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें अच्छी डाइट और अच्छी अद्वियात, टाइम पे अद्वियात का लेना और प्रॉपर डोज के साथ, रेगुलर डॉक्टर के साथ आपका इन टच रहना, इन सारी चीज़ों को आपको साथ लेकर चलेंगे तो आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल होगी, आप कॉम्प्लिकेशन से बिल्कुल बच सकते हैं। और अगर ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन की कभी नौबत आएगी भी तो बहुत आप डिले उसको कर सकते हैं। अगर आप पुअर कंट्रोल होगा तो जल्दी सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। तो यानी अगर पेशेंट अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, अपने आप को कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, सारी जो चीज़ों को जानते हुए अपने आप को, वो फिर कैसे खा पी लेते हैं एक्स्ट्रा और कैसे अपनी इंसुलिन लगाना भूल जाते हैं, या समझना मुश्किल है ना कि अगर पता भी है कि हमारे सामने ये है कि हमारा कल को हार्ट का कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, हमारे किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे पाँव का प्रॉब्लम हो सकता है और ये प्रॉब्लम्स इवन हमारी जान ले सकती हैं, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और फिर स्टिल उसी एक लाइफ में चल रहे होते हैं? क्यों एक फौरी चेंज क्यों नहीं आता ज़िंदगी में? एक चेंज आना चाहिए ना कि मतलब मैंने देखा है कि लोग कहते हैं जी चलो हम ये चीनी नहीं ले रहे, हम रोटी जितनी मर्जी खा लें, चीनी छोड़ दी। तो वो भी आप जैसे बात हम कर रहे थे कि एक रोटी में भी कोई 15 से 16 चम्मच हम चीनी ले रहे हैं। मतलब ऐसा क्या चेंज हो कि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, हम पुराना जो देखिए, पुराने वक्त में डायबिटीज़ के ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे, लोग बहुत चलते थे,
अब वॉक ख़त्म हो गई है और खाने पीने में हमारे पास ग़िज़ाएँ ऐसी आ गई हैं, तो हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में रौनकें हैं और पार्क जो है वो वीरान है। वीरान है, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो यही बात इसी सारी जो आपने बातें की हैं, इसी की एजुकेशन की ज़रूरत है। उसी के लिए हम प्रोग्राम भी करते हैं और हम अपने सेशंस में भी पेशेंट को गाइड करते हैं। तो ये डाइट की मॉडिफिकेशन तो बहुत ज़रूरत है इसकी। और मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी पहले भी बात की है कि सादा लाइफस्टाइल, सादा ग़िज़ा, दालें, सब्ज़ियाँ और मीठा छोड़ देना, रोटी कम कर देना, इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है अच्छे शुगर के कंट्रोल के लिए। और उसके साथ आप रेगुलर अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा आप चेकअप करवा के चले गए हैं, उसके बाद आप साल बाद या 3 साल बाद, मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता है जी मैंने लास्ट अपनी HbA1c 3 साल पहले करवाई थी, तो उस वक्त HbA1c मैंने फ्रेश उसकी करवाई तो वो कोई 10 से ऊपर उसकी HbA1c जा रही थी। तो अपने आप को इग्नोर ना करें। अगर आप अपने आप को इग्नोर करेंगे तो डायबिटीज़ तो आपकी तबाही कर देगी, कोई हिस्सा नहीं ये छोड़ेगी, कोई सिस्टम ये छोड़ेगी नहीं कि आपका जो इफ़ेक्ट ना करे। आप क्या बताती हैं पेशेंट्स को कि कितना अपना HbA1c रखा करें? HbA1c तो है एज के लिहाज से, उसकी हम रेंज डिसाइड करते हैं पेशेंट के लिहाज से। यंग पेशेंट में टाइट कंट्रोल हमारा गोल होता है, पेशेंट की मेडिकेशन और उसको लाइफस्टाइल एडवाइस इस लिहाज से किया जाता है कि उसका HbA1c हमारा 5.5 से 6 के दरमियान हो। और अगर ओल्ड एज पेशेंट है जिसको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी हैं, उसका दिल इन्वॉल्व हो चुका है, गुर्दे इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा लूज़ कंट्रोल रखते हैं ताकि पेशेंट के लिए उसका दिल महफूज रहे। अगर आप उसका बहुत टाइट कंट्रोल करेंगे तो उसमें पेशेंट का जो है ना वो स्ट्रेस में पेशेंट जा सकता है, उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाना और हार्ट अटैक जो है वो उसके मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो बूढ़े लोग हैं उनमें हमारा टारगेट ये होता है कि HbA1c हम 7 के अराउंड रखें, उसमें वो पेशेंट ठीक रहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं करती और दिल भी महफूज रहता है पेशेंट का। जी नाजरीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद डॉक्टर सुमैया से पूछेंगे कि क्या कोई नई अद्वियात आई हैं। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो साथ उसको डिप्रेशन होने लगती है और उसका मूड ख़राब रहने लगता है और वो अपनी डायबिटीज़ का गुस्सा अपने फैमिली मेम्बर्स पे निकालना शुरू हो जाता है। कहते हैं पता नहीं मेरी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है। फैमिली वाले कोशिश करते हैं कि मरीज़ को मीठी चीज़ें ना खाने दे, तो इस पे झगड़ा करते हैं। तो अगर कोई डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट में चला जाए तो ऑलमोस्ट हमारा तजर्बा बताता है यहाँ 25 साल का कि कुछ लोग जिन्हें हम मॉडल डायबिटिक्स कहते हैं। तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब, कभी मॉडल डायबिटिक्स आपको कंसल्टेशन रूम में नज़र आते हैं? नहीं, वो कभी भी नज़र नहीं आते क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी को मैनेज करने का तरीका सलीका आ गया होता है। जो एजुकेशनल लेवल जितना आपका बेहतर है उतना जो कंप्लाइंस के इश्यूज हमें कम पेश आते हैं। डायबिटीज़ को अब तो दुनिया में एक लाइफस्टाइल कहा जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को मरीज़ भी नहीं कहा, उसको डायबिटीज़ पर्सन कहा जाता है। जो आपकी फैमिली में अगर एक फ़र्द को डायबिटीज़ है तो इसका मतलब बाकी बहन भाइयों को भी डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम में जाना चाहिए। ज़ियाबितिस के लिहाज से जिस तरह ये कॉमन हो रही है, इसमें हमारी ख़वातीन जिनमें मोटापा है। यहाँ ये मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ जो थोड़ा ऑड है और अजीब है कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो आपको पहला कदम ये भी उठाना होता है कि ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट कर लें। हमारे यहाँ संडे को एक सेशन होता है 3:42 पे ऑडिटोरियम में होता है, जिसमें पेशेंट्स आते हैं और हमें पता होता है कि 7 एरियाज़ हैं बुनियादी तौर पर जिनमें मरीज़ों को मदद की ज़रूरत होती है, जिनमें से अहम ग़ज़ा का एरिया बहुत अहम है। फिर उन्हें आदत डालना कि वो किस तरह पैदल चलना शुरू करें या वर्जिश करना शुरू करें, वो अपनी टेंशन को कैसे मैनेज करें, हाइपोज़ का मामला जो कि ट्रीटमेंट हैज़र्ड है उसके बारे में क्या करें, इंसुलिन थेरेपी के पसे पर्दा जो उनको नॉलेज होना चाहिए, तो ये इस पे भी बात होती है। फिर कॉम्प्लिकेशन से बचने का मामला, फिर रिस्की बिहेवियर्स के बारे में उनको बताना कि ये रिस्की बिहेवियर है, इससे आपने बचना है। हमारे यहाँ लिटरेचर है, किताबें हैं, पैम्फलेट्स हैं और सबसे बढ़ के हमने पिछले चंद साल से फेसबुक पे और अपनी वेबसाइट पे जो वीडियोस का एक ख़जाना जमा किया है, ये तो एक गोल्ड माइन है डायबिटिक्स के लिए जो कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। डॉक्टर सुमैया, मेरे ज़हन में अभी ये ख्याल आ रहा था कि ख़वातीन, अक्सर मैंने देखा है डायबिटिक ख़वातीन पार्लर्स जा रही हैं, मसाज करवा रही हैं कि हमें बड़ा रिलीफ मिलता है और हम मसाज करवाते हैं और ये वो। तो क्या सारे डायबिटिक्स पेशेंट को रिकमेंड कर दिया जाए कि अपना फ़्लो
ब्लड का बेहतर करने के लिए आप लोग पार्लर जाएं? क्या आप अपने पेशेंट्स को कहती हैं कि आप भी पार्लर जाएं, मसाज करवाएं? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डायबिटिक फुट के लिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट की अगर शुगर कंट्रोल नहीं है और उनका वहाँ पर कोई कट लगा हुआ है पाँव में, कोई ज़ख़म बना हुआ है, तो पार्लर जाके वहाँ से मज़ीद वो इन्फेक्शन लेंगे, क्योंकि पार्लर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो है उनमें कोई बहुत हेल्दी इन्फेक्शन फ्री स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते। वहाँ पर कोई इतना ख़ास सिस्टम ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो आलात इस्तेमाल होते हैं पाँव की, ख़ास तौर पर ये जो पेडिक्योर जिसको कहते हैं वहाँ पर करवाते हैं, वहाँ पर वो नाखूनों की अच्छे तरीके से सफाई करती हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हैं वो अक्सर शेयर्ड होते हैं, उससे हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का रिस्क बढ़ जाता है। और इवन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसका कोई पहले से ज़ख़म हुआ है, कोई उंगलियों के दरमियान कोई कट है, कोई ऐसा है जो उसको पेशेंट को खुद नहीं पता, और सफाई के दौरान जो है वो वहाँ पर टावल्स, जो इन्फेक्टेड टावल्स इस्तेमाल होने से या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होने से इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। हाँ, मसाज की जहाँ तक बात है, वो वहाँ पर जो जिन हाथों से वो मसाज करते हैं अक्सर वो हाथ भी इतने साफ़ नहीं होते। तो जो आप काम अपने बिहाफ पर कर सकते हैं वो आपको खुद करना चाहिए। अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ़ करके आप अपने पाँव का खुद मसाज कर सकते हैं, साफ़ जो है वो लुब्रिकेंट के साथ अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और अपने पाँव को उसके बाद आप कट्स के लिए मज़ीद अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए आप पार्लर से इज्तनाब करें, वहाँ से आपको इन्फेक्शंस ही मिलेंगी, फ़ायदे नहीं होंगे। तो ये तो मरीज़ों को सख्ती से मना करना चाहिए कि आप एक बीमारी के साथ जाएंगे दूसरी ले आएंगे। हाँ, यहाँ पर जो है वो एक और बात का जिक्र करना, पार्लर में ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि जो नाखून, या आप खुद भी अपने नाखून काटते हैं तो पाँव के जो वो शेप बनाते हैं नाखूनों की, वो डायबिटिक्स में या आम तौर पर भी ये रिकमेंडेड है कि आप नाखूनों को सीधा काटें, गोल नाखूनों को नहीं काटना। उसकी रीज़न ये है कि जब आप जो आपका राउंडेड गोल एरिया होता है वहाँ से नेल ग्रो करके, नाखून ग्रो करके आपके नीचे टिश्यू में जा सकता है, गोश्त में जा सकता है, वहाँ पर फिर इन्फेक्शन हो सकती है। इसको हम इनग्रोन नेल कहते हैं, यानी कि जो अंदर की तरफ खुप जाता है आपके टिश्यू के अंदर, उससे इन्फेक्शन होती है। उसकी वजह से फिर आपको डॉक्टर के पास जाना और उसकी वहाँ से थोड़ी सी नेल को काटना पड़ता है। तो नेल्स को सीधा काटना ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये बात आप अक्सर पार्लर वालों को भी सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते, और ख़ुद अगर आप काटें तो आप साफ़ सुथरा काटेंगे और सही काटेंगे, इन्फेक्शन से भी बच अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जिनको डायबिटीज़ होती है वो अपने पाँव पानी में डिप करके टप रख के अंदर नमक डाल के बैठे रहते हैं। तो क्या ये भी कोई इलाज है, तरीका? ये एक लिहाज से ठीक भी है। अगर आपका पानी साफ़ है, आप उसमें नमक डालते हैं तो उससे आपकी जो है वो एक तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा, दूसरा ये कि वो आपकी अगर कोई कट्स लगे हुए हैं, कोई ज़ख़म है, कोई वहाँ पर रंगत में सोजिश है, तो उसकी एक तरह से ये सेलाइन इरिगेशन है। कोई माइनर सा अगर अल्सर है, कोई एब्रेजन है, कोई स्किन माइनर सी भी उतरी हुई है, तो उसकी जो है वो सफाई इससे हो जाएगी। इसको हम आप ये कह लें कि कोई पस वगैरह पड़ी हुई तो वो भी साफ़ हो जाएगी। ये कर लेना चाहिए अगर पानी आपका साफ़ हो। इसके लिए पानी का साफ़ होना ज़रूरी है। और बाद में पाँव खुश्क कर लें, जैसे हाँ, आपने उसके पहले बाद जो है बताया। वो पाँव को अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ हमारे नाजरीन को बताएं, आजकल बड़ी नई अद्वियात के बारे में भी जिक्र हो रहा है कि जी ऐसी भी अद्वियात आ गई हैं कि जो इजाफी आपकी ग्लूकोज होती है उसको आपकी बॉडी से यूरिन के ज़रिए निकाल देती हैं। कुछ इस टाइप की मेडिसिन भी क्या आई हैं आजकल मार्केट? नई अद्वियात तो अब डायबिटीज़ पे जिस तरह बहुत काम हो रहा है, डायबिटीज़ बढ़ती भी जा रही है हमारे माशरे में, और उस लिहाज से रिसर्चेज़ हो रही हैं, नई अद्वियात सामने आ रही हैं जिनका बेटर कंट्रोल है। उसमें कुछ अद्वियात रिसेंटली ऐसी आई हैं जिनमें एम्पाग्लिफ्लोजन है, डेपाग्लिफ्लोजन है। इन अद्वियात का मकसद क्या होता है कि हमारे खून में से शुगर को पेशाब के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा निकालती हैं, और इनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर पेशेंट इनको टॉलरेट कर जाए। सिर्फ एक इसमें हमें पेशेंट्स को जब हम ये अद्वियात रेकमेंड करते हैं तो हमारा पेशेंट को एडवाइस होती है कि आप पानी बढ़ा दें, अपना पानी पीना अच्छा रखें, क्योंकि आमतौर पर मरीज़ हमारी जिस तरह सर्दियों का मौसम है, मरीज़ों का पानी का इंटेक कम हो जाता है, फ्लूइड्स कम हो जाते हैं। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि मरीज़ अपना पानी जो है वो ज़्यादा, अगर आपको इन दवाइयों पर डाला है तो फिर तो आपको कॉन्शियस हो के ज़्यादा मिकदार में पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी पेशाब जो है ना वो आपका उसमें पेशाब की इन्फेक्शन ना हो।
इसमें सिर्फ एक और भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके रिस्क हैं इन अद्वियात पर जिसके लिए हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, लेकिन उनमें से एक है कि इसमें पेशाब की इन्फेक्शन हो जाती है। अगर पेशाब की इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हमें ये दवाई बंद करनी पड़ जाती है, लेकिन इस दवाई का चूँकि कंट्रोल अच्छा है, मरीज़ हमारे पास बड़े अच्छे हमने रिज़ल्ट्स देखे हैं। ख़ास तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर हम इंसुलिन के साथ इन डेपाग्लिफ्लोजन या एम्पाग्लिफ्लोजन में से दें, लो डोज में दें, तो हमारी इंसुलिन की डोज़ कम हो जाती है और रिस्पांस बड़ा अच्छा आता है। ख़ास तौर पर बच्चों में जो है वो मैंने बड़ा अच्छा रिस्पांस देखा है। जी डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से और हमारे नाज़रीन को डायबिटिक फूड के मुतल्लिक, लेटेस्ट मेडिसिन के मुतल्लिक, उसकी हिफाजत के मुतल्लिक बताया। तो नाज़रीन, आप लोग परेशान बिल्कुल मत हों, बल्कि अपनी लाइफ को और डिसिप्लिन करें और ऑर्गेनाइज़ करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को एक नए टॉपिक के साथ और डॉक्टर सुमैया के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।